भारत की 14 पंजाब रेजिमेंट को, जिसकी नफरी 1000 से ज्यादा थी, बी कंपनी के 17 जानिसारों ने अधमुआ करके पीछे फेंक दिया था। अब डोगरे मैदान में उतरे। ये नंबर 15 डोगरा रेजिमेंट थी। उसकी नफरी भी 1000 से कुछ ज्यादा थी। इस रेजिमेंट ने अपनी साथी पंजाब रेजिमेंट की तरह रात 11 बजे ए कंपनी के मोर्चों पर हमला कर दिया। यहाँ भी मुकाबला 1 और 12 का था। ये 60 थके हुए और 1000 ताजा दम सिपाहियों का मुकाबला था। उधर साफ सुथरे जदीद हथियार थे, इधर मिट्टी से अटे हुए बेकार हथियार थे। यहाँ भी बी कंपनी के मोर्चों वाला खूनी ड्रामा खेला गया। दुश्मन मोर्चों तक आन पहुंचा तो ए कंपनी के जवानों ने ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। डोगरे एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, लेकिन डोगरों का सैल चला रहा था और गोलियों की बारिश बरस रही थी। हजारा का मशवानी हवालदार दुर्रहमान, कोहाट का खटक सिपाही पायो खान, हजारा के गांव बिल्ला का रहने वाला सिपाही हफीजुर रहमान, आजाद कश्मीर की तहसील पलंदरी के गांव पड़ाल का रहने वाला सिपाही रफीक, मर्दान का रहने वाला सिपाही सैयदन शाह और कोहाट का सिपाही जरगून शाह मोर्चों से बाहर आ गए और दुश्मन के फायर में जाकर ग्रेनेड फेंके और नारे लगाए। न जाने उनके जिस्मों से कितनी कितनी गोलियां पार हो गईं। वो एक एक करके शहीद हो गए और दुश्मन को ये हकीकत समझा गए कि बीआरबी अभी बहुत दूर है और जब तक लाहौर डिवीजन का आखिरी सिपाही जिंदा है तुम बीआरबी तक नहीं पहुंच सकोगे। इनमें से हवालदार दुर्रहमान एक और मार्का लड़कर शहीद होने के लिए जिंदा रहा और ये हकीकत है कि इन शहीदों ने जिस अंदाज से जाने कुर्बान की, उससे दुश्मन के मोराल पर तबाहकुन असर पड़ा। इस मार्के में एकेडमी से अभी आए हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अख्तर शहीद, लांस नायक जमील शहीद और सिपाही अकबर जान की शुजात खास तौर पर काबिल जिक्र है। ये तीनों सिर्फ लड़ ही नहीं रहे थे, बल्कि उस कयामत के फायर में वो एमुनिशन और ग्रेनेडों के बक्स मोर्चे मोर्चे में पहुंचाते रहे और दुश्मन पर ग्रेनेड भी फेंकते रहे। सेकंड लेफ्टिनेंट अख्तर शहीद कंधों पर एमुनिशन के बक्स उठा उठा कर भाग भाग कर मोर्चों में पहुंचाता था, नारे लगाता था और दुश्मन पर ग्रेनेड फेंकता था। हर तरफ से गोलियां आ रही थी, जैसे आग के तारों का जाल तना हुआ हो और ये जांबाज इसी आतिशबाजी में भाग दौड़ रहे थे। हमले के दौरान मालूम हुआ कि ये हमला पूरे ब्रिगेड का था। रावल में डोगरा रेजिमेंट थी। ये भारतीयों का फैसला कुन हमला था। दुश्मन अपनी लाशों पर कूदता फलांगता ए कंपनी के मोर्चों तक आ गया। अब मेजर अमीर अफजल खान ने कैप्टन सगीर हुसैन शहीद को पैगाम दिया कि मेरे सर पर फायर करो। दुश्मन रुकता नजर नहीं आता। बी कंपनी के मशीन गन के 2 गनर्स लांस हवालदार फरमान अली और नायक बुई खान शहीद ने उसी महारत से मशीन गनों की बौछारें ए कंपनी के मोर्चों पर फायर की, जिस महारत से ए कंपनी के गनर्स ने बी कंपनी पर फायर की थी। कैप्टन सगीर हुसैन शहीद ने मेजर अमीर अफजल खान को ये पैगाम भी दिया कि अगर आप जरूरत महसूस करें तो मैं अपनी कंपनी को आपकी मदद के लिए वहीं ले आता हूँ या फ्लैंक से दुश्मन पर हल्ला बोल देता हूँ। मेजर अमीर अफजल खान ने जवाब दिया कि आप मोर्चे न छोड़ें, हमें सरों के ऊपर यानी ओवरहेड फायर देते रहें। बी कंपनी के सूबेदार रुस्तम खान और हवालदार अब्दुल हुसैन मोर्चे से नारे लगा रहे थे और फायर किए जा रहे थे। उनके नारों से मालूम होता था जैसे वो आगे बढ़कर दुश्मन पर टूट पड़ेंगे। सूबेदार हकीम खान शहीद मोर्चे से बाहर खड़े दबंग आवाज में गरज रहे थे, पाकिस्तान के जवानों ये रात फिर नहीं आएगी। अल्लाह के शेरों, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है। मैदान जंग में खून बह रहा था, इंसान मर रहे थे, आग बरस रही थी और धमाके जमीनों आसमान को हिला रहे थे। सूबेदार हकीम खान शहीद की ललकार ऐसा तासुर पैदा कर रही थी जो रूह में उतर जाता था। पाक फौज के जिन अफसरों ने दूसरी आलमगीर जंग लड़ी है वो कहते हैं कि मुख्तलिफ यूरोपीय महाजों पर बड़े बड़े खूंरेज मार के लड़े गए थे और जंग के मौरखों का ख्याल है कि रूसियों ने रूस में जर्मनों के खिलाफ जो मार के लड़े उनकी खूंरेजी, तेजी और शिद्दत की मिसाल कम ही मिलती है। लेकिन डोगरई के मैदान का ये मार्का बिला शक व शुबा बेमिसाल था। जंगी अजीम के मार्के उसके मुकाबले में आम सी झड़पें थे। दोनों तरफों के सिपाहियों की नफरी और जिस्मानी कैफियत की तफावत को देखते हुए ये मार्का तारीख में ऐसा मकाम पैदा कर लेता है जिसकी मिसाल ढूंढने से नहीं मिलती। पाकिस्तानी जवानों की हुब्बुल वतनी की दीवानगी का आलम ये था कि उन्होंने डोगरा रेजिमेंट की निस्फ से ज्यादा नफरी को काट दिया। बाद में भारतीय कैदियों से पता चला कि उस रेजिमेंट की एक कंपनी ऐसी भी थी जिसके सिर्फ 6 सिपाही बचे थे। भारतीय पंजाब रेजिमेंट का हाल पाकिस्तानी रेजिमेंट के हाथों इससे भी बदतर हुआ था। तोपखाने के ओपी मेजर चुगताई का वायरलेस सेट नॉकआउट हो गया था, जिससे पूरे का पूरा तोपखाना अंधा हो गया। लेकिन मेजर चुगताई ने फौरन मुतबादिल इंतजाम किया और तोपखाने की रहनुमाई जारी रखी। दुश्मन के पास नफरी हुजूम दर हुजूम थी।
16 पंजाब की ए और बी कंपनी ने उसकी 2 पलटनों को इस कदर नाकारा कर दिया था कि अब वो पसपा होने के सिवा कुछ भी न कर सकती थी। इन दोनों पलटनों की जिंदा नफरी को अगर यकजा किया जाता तो एक पूरी पलटन न बन सकती, लेकिन दुश्मन के पास पूरा ब्रिगेड था जिसे आज रात हर कीमत पर BRB से आगे निकलना था। रात 2 बजे के करीब दुश्मन की 3/9 जाट रेजिमेंट लखन के गांव से बढ़कर डुगरई और भसीन के दरमियानी इलाके से आगे आ गई और BRB के करीबान पहुंची। इस रेजिमेंट की एक कंपनी के मोर्चों के शुमाल की तरफ से कोई 1000 गज दूर से गुजर रही थी। एक कंपनी के जवानों ने उस कंपनी का सफाया कर दिया। शायद ही उसका कोई सिपाही आगे या पीछे जिंदा निकल सका हो, मगर उसकी बाकी 3 कंपनियां आगे निकल गईं। आगे एक और पंजाब रेजिमेंट के मेजर महबूब मलिक की कंपनी मोर्चाबंद थी। इस कंपनी ने जाटों की 3 कंपनियों को ऐसी जांबाजी से रोका कि जाट गिरने लगे, लेकिन जाटों को तोपखाने का पूरा ताउन हासिल था। मेजर महबूब मलिक को पूरी तरह एहसास था कि जाट BRB पार करने आए हैं। BRB को तो पाक फौज के गाजी सगी बहन की मांग की तरह मुकद्दस समझे थे। जाट उनके जीते जी आगे कैसे आ जाते। मेजर महबूब मलिक ने जाटों का जो हशर किया उसका सबूत जाटों की लाशों के ढेरों की सूरत में फायरबंदी की सुबह भी मैदान में पड़ा था, जिसे गैर मुल्की अखबारी नुमाइंदों ने भी अपनी आंखों देखा। बरतानी अखबार डेली मेल का नामानिगार अल्फ्रेड कुक फायरबंदी के वक्त की कैफियत का आंखों देखा हाल लिखते हुए लाहौर के महाज के मुतालिक लिखता है। वो कहता है, लाहौर के महाज पर भारतीयों ने भैनी के इलाके पर तमाम रात गोलाबारी जारी रखी। पूरे 3 बजे सुबह यानी फायरबंदी के वक्त उन्होंने भैनी के पुल से नहर पार करने के लिए इन्फेंट्री से 2 शदीद हमले किए। इन हमलों की पुष्टपनाही के लिए भारतीय तोपखाने ने जो गोलाबारी की वो उस सेक्टर की शदीद तरीन गोलाबारी थी। फायरबंदी के वक्त के 15 मिनट बाद तक जंग जारी रही और भारतीयों के दोनों हमले पसपा कर दिए गए। फिर कहीं जाकर फायरबंदी हुई। मैदान जंग में हर साइज के खाली खोखे कारतूस पड़े हुए थे। जमीन जली हुई है और टैंकों ने खड़ी फसलों को मिट्टी में मिला दिया है। हर तरफ जंगी सामान और असलहे की हजारा अशिया और लाशें बिखरी हुई हैं जो भारतीय पसपाई के वक्त पीछे फेंक गए हैं। मेजर महबूब मलिक की कंपनी ने जाटों को बहुत सा जानी नुकसान पहुंचाकर उनका हमला रोक लिया। रात गोलाबारी से लरज रही थी और रोशनी राउंड तारीकी को चीर रहे थे। इंसान लहूलुहान हो कर गिर रहे थे। लाहौर शहर से बड़ी तोपों के गोले कहर और अताप से चीखते चिंगाड़ते आ रहे थे और दुश्मन की पिछली सफों में तबाही मचा रहे थे। जाट रेजिमेंट को कुमक निहायत तेजी से मिल रही थी, लेकिन जाट आगे बढ़ने से घबरा रहे थे। उनके कमांडरों ने पेशकदमी का रुख ही बदल दिया और शुमाल की तरफ से जाट रेजिमेंट डुगरई गांव में दाखिल हो गई। ये तो बाद में पता चला कि उस रेजिमेंट के बच्चे कुछ जवानों ने हमले का रास्ता नहीं बदला था, बल्कि वो गांव में पनाह लेने आए थे। गांव बिल्कुल खाली था, चुनाचे दुश्मन ने खाली मकानों पर कब्जा कर लिया और गांव उनका मोर्चा बन गया। इस तरह हमारी ए और बी कंपनियां दुश्मन के घेरे में आ गईं। मेजर अमीर अफजल खान और कैप्टन सगीर हुसैन शहीद को पहले तो इल्म ही ना हो सका कि वो घेरे में आ चुके हैं। उनके पास अब तो नफरी कोई थी ही नहीं, जो थी वो ज्यादातर जख्मी थे। उनका खून बह रहा था और वो पहले रोज के जोशो खरोश से लड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने डुगरई गांव में फायरिंग की आवाज सुनी तो उन पर ये तल्ख हकीकत आश्कार हुई कि वो दुश्मन के फंदे में आ गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को सामने के दुश्मन से मार का आरा रखा। अगर वो मोर्चे छोड़कर पीछे के दुश्मन से लड़ते तो पिट जाते। उन्हें तो ये भी इल्म नहीं था कि उनके मोर्चों में अब कितने जवान जिंदा और कितने शहीद हैं। मार का घुमसान का था और शहादत की रफ्तार तेज हो गई थी। जंग की आखिरी सुबह का उजाला अभी निखरा नहीं था। मुआहदे के मुताबिक आज दिन के 12 बजे फायरबंदी तय पा चुकी थी। मैदान जंग में दोनों तरफों की फौजों की पोजीशन ये थी कि इंडियन आर्मी के ताज़ादम ब्रिगेडों के गुज़श्ता रात के शदीद हमलों के बावजूद दुश्मन वहीं था जहां वो 6 सितंबर के रोज था, और वो एक ही रात में अपनी लाशों में होशरुबा इजाफा कर चुका था। पाक अफवाज अपनी पोजीशन में पूरे इस्तकलाल और इस्तेहकाम से लड़ रही थी। दिफाई लाइन में कहीं कोई कड़ी कमजोर नजर नहीं आती थी। बरकी का दरवाजा अपने तोपखाने ने आग और जलते हुए फौलाद और शीशे से बंद कर रखा था और उस दरवाजे पर भारतीयों की लाशों के अंबार लगते चले जा रहे थे। जनरल सरफराज खान जाती तौर पर या वायरलेस या फील्ड टेलीफोन के जरिए महाज के हर एक मोर्चे में मौजूद थे। किसी न किसी तौर उनकी आवाज मोर्चे मोर्चे में गरजती रहती थी और जवानों को उनके ये अल्फाज अजबर थे। आखिरी सिपाही आखिरी गोली तक लड़ो, संगीनों से, खाली हाथों से और नाखूनों से लड़ो। अपने वतन का 1 इंच भी दुश्मन के कब्जे में मत जाने दो। और जवान शल जिस्मों से लड़ रहे थे। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि दुश्मन नहर तक पहुंच जाए। दुश्मन ने कोर आर्टिलरी की गोलाबारी वाहगा अट्टारी सेक्टर में मरकूज कर रखी थी और ब्रिगेडों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। मैदान जंग स्याह घटाओं में नजर न आता था। अपने दिफाई मोर्चे अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे
कई मोर्चे जिनमें डुगरई और भसीन के ब्रिज हेड शामिल थे एक दूसरे से कट चुके थे। इन पोजीशनों का अपने अगले पिछले और दाएं बाएं के मोर्चों से नजरी मिलाप टूट चुका था। किसी को किसी की खबर नहीं थी, लेकिन हर कोई फर्दन फर्दन पूरी जिम्मेदारी और फर्ज शनासी से लड़ रहा था। अगली पोजीशनों ने इस हकीकत को खंदा पेशानी से कबूल कर लिया था कि अब पिछली पोजीशनों से उन्हें कोई मदद नहीं मिल सकती। हद ये कि अब सप्लाई भी नहीं पहुंचाई जा सकती थी। फिर भी इनफिरादी शुजाअत और हुब्बुल वतनी के जुनून से लाहौर का दिफा गठा हुआ था। राब्ते टूट जाने से कहीं कोई कमजोरी वाक़ नहीं हुई थी। सबसे ज्यादा कमाल तोप खाने के ऑब्जर्वरों यानी ओपी का था, जो वायरलेस सेट नॉकआउट हो जाने के बावजूद किसी न किसी तौर अपनी बैटरियों से राब्ता कायम करके गोलाबारी करवाए चले जा रहे थे। दुश्मन ने जब लाहौर के दिफा का ये इस्तेहकाम देखा तो उसने महसूस किया कि फायरबंदी यानी दोपहर 12 बजे तक नहर से आगे निकलना मुमकिन नहीं। चुनाचे भारतीय हुक्मरानों ने ये चाल चली कि अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि 12 बजने तक तमाम महाजों और तमाम यूनिटों तक फायरबंदी के अहकामात पहुंचाना मुमकिन नहीं, इसलिए कुछ और मोहलत दी जाए। बेतार बरकी के इस दौर में ये बहाना के अहकामात पहुंचाना मुमकिन नहीं एक नामाकूल बात थी, लेकिन फिर भी तस्लीम कर लिया गया और फायरबंदी 23 सितंबर सुबह 3 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इस मोहलत से भारतीय हुक्मरानों का मकसद सिर्फ ये था कि सियालकोट और लाहौर के किसी हिस्से पर कब्जा कर लिया जाए और खेमकरन महवर से पाक फौज को पीछे धकेला जाए। इस मकसद के पेश नजर भारत ने मैदान जंग को हशर का मैदान बना दिया। 22 सितंबर की सहर की तारीकी अभी छटी नहीं थी कि दुश्मन ने 16 पंजाब रेजिमेंट की ए और बी कंपनियों की घिरी हुई पोजीशनों पर सामने से हमला कर दिया। अब इन मोर्चों में शहीदों की लाशें थीं या जख्मी थे। जो चंद एक जवान जख्मी नहीं थे वो किसी पहलू अच्छे भले नहीं थे, लेकिन उनके नारों की गरज बताती थी कि वो हाथों और नाखूनों से भी लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और दुश्मन को आगे नहीं आने देंगे। लेकिन दुश्मन को अपने हुक्मरानों से जो अहकामात मिल रहे थे वो बड़े खौफनाक थे। इन अहकामात के अल्फाज जाने क्या थे, लेकिन उनका मतलब ये था कि तुमने पाकिस्तान की सरहद पर जो हज़ार सिपाही मरवा लिए हैं, उनके बदले भारतीय अवाम को कुछ तो दो। लाहौर का थोड़ा सा हिस्सा ही सही, सियालकोट का ही सही, हमें अवाम के सामने सुरखरू तो करो। दुश्मन इस शिद्दत से आया कि एक कंपनी के मोर्चों के इलाके के अंदर आ गया। अपने पराये की पहचान खत्म हो गई। नारे तकबीर और जयकारे खूरेज मार्के में गुत्थम गुत्था हो गए। दुश्मन के हुजूम में अपने जवान और उनके मोर्चे नजर न आते थे। वो तारीख इस्लाम का बेमिसाल मार्का लड़ रहे थे और ये कहना गलत न होगा कि तारीख इस्लाम में भी इस मार्के की मिसाल कम ही मिलेगी। उधर बी कंपनी के मोर्चों में भी यही भयानक कैफियत पैदा हो गई। इस मार्के में कितने शहीद और कितने जख्मी हुए किसी को मालूम न था। इंसान से इंसान टकरा रहा था, ग्रेनेड फट रहे थे, राइफलें टकरा रही थी और एक एक 2-2 गज के फासले से एक दूसरे पर राइफलें और स्टेन गन्ने और मशीन गन्ने फायर हो रही थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि कौन किस तरह लड़ा, किसने क्या बहादुरी दिखाई और कौन किस तरह शहीद हुआ। इस मार्के में लड़ने वाले अफसरों और जवानों की शुजात की तफसीलात फराहम नहीं हो सकी। जो जवान आज जिंदा हैं वो अपने कारनामे सुनाने से गुरेज करते हैं, क्योंकि वो उसे खुद सताई समझते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारा फर्ज था जो हमने अल्लाह के करम से अच्छी तरह अदा किया। वो दूसरों के कारनामे भी नहीं सुना सकते, क्योंकि उनका नफरी से मिलाप टूटा हुआ था और वो फर्दन फर्दन लड़ रहे थे। जवानों ने इस आतिशी और इंसानी तूफान को रोक लिया और उसे बेहाल करके पीछे धकेल दिया, लेकिन सिर्फ 15-20 गज पीछे। अब तो अकब भी महफूज नहीं था, क्योंकि दुश्मन पीछे भी पहुंच चुका था। पाक फौज के सिपाही को पीछे हटना तो आता ही नहीं। वो जहां कदम जमा लेता है वहीं लड़ता है और वहीं शहीद होता है। अब सूरत हाल काबू से बाहर हो गई थी। आगे पीछे दाएं और बाएं दुश्मन था और आग बरसा रहा था। मेजर अमीर अफजल खान और कैप्टन सगीर हुसैन शहीद ने फैसला किया कि अब SOS फायर के सिवा कोई चारा नहीं। ये फायर अपने तोपखाने से मांगा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि दुश्मन हमारी पोजीशनों में आ गया है, हमारी पोजीशन से जरा आगे फायर करो, खा गोले हमारे ऊपर गिरें। इस गोलाबारी का ये असर होता है कि दुश्मन तो तबाह हो ही जाता है, साथ अपने जवानों का भी नुकसान होता है। यानी अपने कुछ जवान अपनी ही तोपों की नजर हो जाते हैं। ये हैबतनाक फैसला दिल गुर्दे वाले कमांडर ही कर सकते हैं, या वो कमांडर जिन्हें अपना वतन अपनी जान से ज्यादा अजीज हो। दोनों कंपनी कमांडरों ने बटालियन हेडक्वार्टर को SOS फायर के लिए पैगाम दिया। ये फायर ब्रिगेड और डिवीजन हेडक्वार्टर की मंजूरी के बगैर नहीं दिया जाता। कर्नल गोलवाला ने ये पैगाम लिया तो उन्होंने दोनों कंपनी कमांडरों को जवाब दिया, इतने दिन जमकर लड़े हो तो अब भी जमकर लड़ो।
फायर बंदी में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। लड़ते हुए शहीद हो जाओ, अपनी उन तोपों से अपने खून ना करवाओ जिन्होंने 17 दिन दुश्मन का खून बहाया है। अल्लाह तुम्हारे साथ है। कर्नल गोलवाला के पैगाम ने दोनों कंपनियों के हौसलों को और ज्यादा बढ़ा दिया। जवान ऐसी बेजिगरी से लड़े कि दुश्मन को 250-300 गज पीछे धकेल दिया। दुश्मन ने उन दोनों कंपनियों पर बेपनाह फायर जारी रखा और इस फायर की आड़ में उसने मोर्चे खोद लिए। सुबह का नूर निखर आया। दुश्मन कदरे खामोश हो चुका था। माहौल पर हैबतदारी थी। हर तरफ लाशें ही लाशें थी। फजा में बारूद, खून और गली सड़ी लाशों की बदबू रची हुई थी। अपने मोर्चों को देखा गया, वहाँ शहीदों की लाशें भी पड़ी हुई थीं और जवान जख्मी भी थे, लेकिन जख्मियों के चेहरों पर ईमान अफरोज और होंठों पर थकी थकी सी मुस्कुराहट थी। सूबेदार हकीम खान शहीद अपने मोर्चे से बाहर निकल आया और अपने जवानों को बुलंद आवाज से कहा, वो देखो शेरो। उसने मोर्चों के सामने के मैदान की तरफ इशारा किया जहाँ दुश्मन की लाशों पर लाशें पड़ी हुई थी। उसने ललकार कर कहा, जवानों, ये मेरी जिंदगी का यादगार दिन है। मैं इसी रोज के लिए जिंदा था। सामने देखो, है कोई दुश्मन जो के लाशों को गिन सके? मेरी नजर जहाँ तक जाती है मुझे मरे हुए काफिर नजर आ रहे हैं। अब शहीद हो जाऊं तो कोई बात नहीं। जवानों के लहूलुहान सीनों से फलक शगाफ नारा निकला और उनके रूई की तरह धुने हुए जिस्मों में नई कुव्वत पैदा हो गई।